नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें बात होगी भारतीय नौसेना में शामिल हुए ऐसे हेलीकॉप्टरों की जो हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने इशारों में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। चर्चा करेंगे कर्नाटक की, जहां मुख्यमंत्री के इस्तीफे की अटकलें तेज हैं। बताएंगे हरियाणा के एक ऐसे मामले के बारे में जिसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने अड़ंगा लगाने की कोशिश की है। अंत में बात करेंगे ताइवान की ऐसी चिप की जिसके डर से चीन ताइवान पर हमला की सोच भी नहीं सकता। तो आइए खबरों की शुरुआत MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर से करते हैं। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत और अमेरिका की दोस्ती नई ऊंचाइयां छू रही है। दोनों देशों में रक्षा साझेदारी को मजबूत करने का संकेत देते हुए अमेरिकी नौसेना ने 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना को सौंपे हैं। बता दें कि भारतीय नौसेना ने अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित 24 हेलीकॉप्टर का सौदा किया है, जिसकी अनुमानित कीमत $2.4 अरब बताई जा रही है। एक समारोह में अमेरिकी सेना ने भारतीय नौसेना को औपचारिक तौर पर 2 हेलीकॉप्टर सौंपे। इस समारोह में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू भी मौजूद रहे। संधू ने कहा कि सभी मौसमों में काम करने वाले मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों का बेड़े में शामिल होना भारत अमेरिकी द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण कदम है। MH-60R हेलीकॉप्टर सभी मौसमों और परिस्थितियों में काम करने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर को नई रक्षा प्रणालियों के साथ डिजाइन किया गया है। इसके भारतीय नौसेना में शामिल होने से देश की त्रिआयामी क्षमता में वृद्धि होगी। ये हेलीकॉप्टरों विशिष्ट उपकरणों तथा हथियारों से भी लैस है। इसका प्रयोग करने के लिए भारतीय चालक दल का पहला बैच अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहा है। भारत इस हेलीकॉप्टर की क्षमताओं का इस्तेमाल क्षेत्रीय खतरों से निपटने और अपने देश की रक्षा को मजबूत करने के तौर पर करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने BSF के 18वें अलंकरण समारोह को संबोधित किया। इस दौरान गृह सचिव अजय भल्ला और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अरविंद कुमार भी मौजूद रहे। अमित शाह ने अपने संबोधन में बिना नाम लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने सीमा की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि आप सजग बनकर सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के काम में लगे BSF और सभी पैरामिलिट्री फोर्स के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना गौरवमय स्थान दर्ज करा चुका है। हमारे देश में ड्रोन भेजे जा रहे हैं, सुरंगें बनाई जा रही हैं, लेकिन हम इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं। देश के खिलाफ की जा रही हर साजिश का जवाब दिया जा रहा है। शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा है। हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे अपने अर्धसैनिक बलों पर पूरा भरोसा है। हमारे जवान सभी चुनौतियों को पार कर सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। शाह ने आगे कहा कि 2022 तक भारत के बॉर्डर फेसिंग में कहीं कोई गैप नहीं रहेगा। जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती, वो देश कभी सुरक्षित नहीं होता। बता दें कि सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह का आयोजन 2003 से हर साल BSF के प्रथम महानिदेशक KF रुस्तम जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना के चलते इसका आयोजन आज किया जा रहा है। इस साल 27 जवानों को सम्मानित किया गया। इनमें 14 को वीरता के लिए पुलिस पदक और 3 रिटायर्ड सहित 13 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। BS येदियुरप्पा की PM मोदी से मुलाकात के बाद कर्नाटक में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि कर्नाटक के CM येदियुरप्पा जल्द अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफे के पीछे की वजह बढ़ती उम्र और खराब सेहत का हवाला दिया गया है। हालांकि CM येदियुरप्पा ने इस्तीफे की अफवाहों को खारिज कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि CM येदियुरप्पा ने PM मोदी से मुलाकात के दौरान इस्तीफे की पेशकश की थी। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात में भी अपनी ये बात दोहराई है। सूत्रों की माने तो पार्टी आलाकमान ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन तब तक आप अपने पद पर बने रहिए। सूत्रों से यह भी पता चला है कि येदियुरप्पा ने इस्तीफे के बदले अपने बेटे के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में पद की मांग की है। अब सवाल ये है कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला नाम प्रहलाद जोशी का है, जो वर्तमान में मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं।
जोशी के बाद दूसरे सबसे बड़े नाम की बात करें तो वो BL संतोष हैं। BL संतोष वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। इनके अलावा मुख्यमंत्री की रेस में डिप्टी CM लक्ष्मण सवदी, बीजेपी नेता मुरुगेश निराणी और बसवराज ऐतनाल भी शामिल हैं। बता दें कि येदियुरप्पा भाजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद बेंगलुरु लौटेंगे। येदियुरप्पा ने PM मोदी से कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना समेत राज्य के लंबित कार्यों पर चर्चा की। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब राजनीतिक हलकों में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। हरियाणा के खोरी गांव में करीब 1 लाख लोगों के विस्थापन के मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार भी हस्तक्षेप करता नजर आ रहा है। मानवाधिकार ने भारत सरकार से लोगों के विस्थापन को तत्काल रोकने की अपील की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा सरकार जंगल की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए कार्रवाई कर रही है। दरअसल 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद जंगल की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त बनाने का आदेश दिया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने लोगों से घरों को छोड़ने का निर्देश दिया। बता दें कि दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर बसे खोरी गांव में 125 एकड़ जमीन है। इसमें से 80 एकड़ जमीन पर लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिए हैं। यहाँ करीब 10,000 परिवार रहते हैं। मानवाधिकार परिषद के विशेषज्ञों ने दावा किया है कि यहाँ के निवासी पहले ही कोरोना महामारी की चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में इन्हें यहाँ से निकाला जाना जोखिम में डाल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ रहने वाले करीब 20,000 बच्चों का स्कूल छूट सकता है। यहाँ रहने वाली 5,000 गर्भवती और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का दावा है कि खोरी गांव में दशकों पहले भारी खनन के कारण संरक्षित वन समाप्त हो चुके हैं। उसके बावजूद उस भूमि को 1992 में संरक्षित वन के रूप में नामित किया गया। यहाँ पहले भी कोई जंगल नहीं था। हम भारत सरकार से अपने स्वयं के कानूनों और 2022 तक बेघरों को खत्म करने के अपने लक्ष्य का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि संरक्षित वन भूमि पर बने खोरी गांव में घरों को तोड़ना शुरू कर दिया गया है। चीन और ताइवान की दुश्मनी पूरी दुनिया में हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। चीन से सिर्फ 180 किलोमीटर दूर ताइवान एक छोटा सा द्वीप है। ताइवान की भाषा और पूर्वज दोनों ही चीनी हैं, लेकिन ताइवान से अलग राजनीतिक व्यवस्था है। यही चीन और ताइवान के बीच दुश्मनी की मुख्य वजह भी है। बता दें कि चीन और ताइवान के बीच 1949 में विवाद चला आ रहा है। ताइवान को सीमित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ही मिली हुई है। दुनिया के सिर्फ 15 देश ही ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं। चीन ताइवान को अपना अलग हुआ हिस्सा और विद्रोही प्रांत मानता है, लेकिन कई साल के तनाव और धमकियों के बाद ताइवान ने एक ऐसी रणनीति खोज ली है जिससे चीन हमला करने से बचता आ रहा है। ताइवान की ये रणनीति सिलिकॉन शील्ड की तरह काम करती है। ताइवान का ये हथियार है सेमीकंडक्टर चिप, जिसे कोई और देश निकट भविष्य में आसानी से नहीं बना सकता है। सेमीकंडक्टर चिप को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग माना जाता है। इस चिप पर लड़ाकू विमानों से लेकर सोलर पैनल तक और वीडियो गेम से लेकर मेडिकल उपकरण उद्योग तक निर्भर हैं। पत्रकार क्रेग एडिसन ने अपनी किताब सिलिकॉन शील्ड प्रोटेक्टिंग ताइवान अगेंस्ट अटैक फ्रॉम चाइना में ये शब्द गढ़ा है। क्रेग एडिसन कहते हैं कि ताइवान दुनिया भर में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स का अग्रणी उत्पादक है। इसी वजह से चीन की सेना उसके खिलाफ हमला नहीं कर पाती है। क्रेग के मुताबिक दुनिया के इस सेक्टर में युद्ध का असर इतना व्यापक होगा कि चीन को भी इसकी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए चीन ताइवान पर हमला करने से कतराता रहता है। दुनिया के बाकी देशों की तरह चीन भी ताइवान में बनने वाली एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भर है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।